Students, myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester Automobile Engineering students in the subject 505 Industrial Engineering. Our today's module is 8 Work Measurement, and we will go in detail with the time study. यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, एक स्टॉप वॉच है, एक बोर्ड है, टाइम स्टडी बोर्ड है, कैमरा है, कैलकुलेटर है। तो ये सारे इक्विपमेंट इसमें उपयोग में आएंगे। तो इन द लास्ट सेक्शन वी स्टडीड मेथड स्टडी या कार्यविधि अध्ययन। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी वर्क मेजरमेंट या कार्यमापन। कंटेंट में हम देखें इसके तो वर्क मेजरमेंट से संबंधित या कार्यमापन से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, कंपोनेंट या भाग, टेक्निक्स या उसकी तकनीकें, जिनमें टाइम स्टडी समय अध्ययन, सिंथेसिस मेथड संश्लेषण विधि, प्री डिटरमिन्ड मोशन टाइम स्टडी PMTS या पूर्व निर्धारित गति समय तंत्र, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग विश्लेषणात्मक आकलन, वर्क सैंपलिंग कार्य प्रतिचयन और उसके अनुप्रयोगों के बारे में हम जानेंगे। क्लास का समापन हम समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ करेंगे। वर्क मेजरमेंट में एक खास चीज़ है इनफेक्टिव टाइम, या हम इसको बोलेंगे अप्रभावी समय। यह हमको जांचना है, कम करना है और इसको दूर करना है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेटिंग, रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग इनफेक्टिव टाइम वॉट एवर मे बी द कॉज। कार्यमापन अप्रभावी समय को जांचने, कम करने एवं दूर करने से संबंधित है, भले ही कारण कुछ भी हो। इट इज द मीन्स ऑफ measuring the time taken in the performance of an operation or series of operations in such a way that the ineffective time is shown up and can be separated out. इसका अर्थ एक या अनेक संक्रियाओं के निष्पादन में लगने वाले समय को इस प्रकार मापने से है जिससे भी अप्रभावी समय दिखे एवं उसे दूर किया जा सके। इन प्रैक्टिस प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफेक्टिव टाइम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। व्यवहारिक रूप से अप्रभावी समय के होने को सिद्ध करना अधिक कठिन कार्य है। इसका हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, आप अपना ही एग्जाम्पल लें कि आप जिस तरीके से अभी तक पढ़ते आए हैं और उस तरीके से पढ़ रहे हों, और आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे हम कहीं नहीं करते हैं, हम तो जो समय पढ़ाई में लगाते हैं उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर वर्क मेजरमेंट या कार्यमापन की सहायता से आपको बता सकता है कि आपका ये समय जो है ये आपका इनफेक्टिव है या वेस्टेज टाइम है। तो इसको व्यवहारिक रूप से दिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि ये कार्य आपका अप्रभावी है और आप उस बात को मानेंगे नहीं। तो इसलिए लिखा गया है कि व्यवहारिक रूप से अप्रभावी समय के होने को सिद्ध करना अधिक कठिन कार्य है। इट इज ऑल्सो टू सेट स्टैंडर्ड टाइम्स टू कैरी आउट द वर्क। यहाँ पर एक टर्म मिल रही है स्टैंडर्ड टाइम्स या मानक समय। तो इसका उपयोग कार्य में लगने वाले मानक समय को निर्धारित करना भी है, सो दैट एनी इनफेक्टिव टाइम इज नॉट इंक्लूडेड लेटर, जिससे कि अप्रभावी समय को बाद में छोड़ा नहीं जा सके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको एक चैप्टर दिया या एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जिसका कि मानक समय उसको हल करने का है 15 मिनट, और यदि आप 20 मिनट ले रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा कि 5 मिनट आपका जो हुआ अप्रभावी समय हुआ। तो एक मानक समय को हम निकाल लेते हैं। मानक समय को हम दूसरे उदाहरण से देखें कि इंदौर से भोपाल जाने के लिए जो हमारी चार्टर्ड बस है वो 3 घंटे लेती है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया है। अब यदि कोई बस 3 घंटे से ज़्यादा का समय ले रही है तो यानी उसका समय कहीं ना कहीं पर इनफेक्टिव रहा है या अप्रभावी रहा है। तो ये मानक समय का निर्धारण है। सिंस स्टैंडर्ड टाइम्स आर सेट फॉर ऑल द एक्टिविटीज यूजिंग इट, देयरफॉर इट हैज़ अर्न्ड बैड रेपुटेशन अमंगस्ट वर्कर्स। चूँकि समस्त संक्रियाओं के मानक समय को इससे निर्धारित करते हैं, जैसे कि बता दिया कि एक बस को 3 घंटे लगते हैं भोपाल जाने में,
अब जो दूसरी बसेज हैं तो वो क्या करेंगी, देयरफॉर इट हैज अर्न बैड रेपुटेशन अमंग द वर्कर, अतः श्रमिकों में इसकी छवि खराब है। तो ये कार्यमापन के बारे में कुछ बिंदु थे। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानें तो इसका पहला उद्देश्य है टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एज एन एड इन प्रिपेयरिंग बजट्स। तो बजट को बनाने में सहायक मानक लागत को ज्ञात करना। जो बजट बनाते हैं उसमें चूंकि पैसे की बात है और जहाँ पैसा है वहाँ समय की बात होती है, तो समय यदि लगेगा तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी। तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं जो बजट बनाने में हमें मदद करती है। टू बैलेंस द क्रू एक्टिविटीज मतलब कि कई सारे लोग मिलकर के या कर्मी दल इनकी गतिविधियां हैं, एंड दोज जॉब्स रिक्वायरिंग सेवरल वर्कर्स। तो कर्मी दल गतिविधियां या अधिक श्रमिकों वाले कार्य को संतुलित करना जिससे कि हर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करे। टू डिटरमिन शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग वर्क, अनुसूची एवं कार्य योजना को ज्ञात करने के लिए। हमने मेन मशीन चार्ट पढ़ा था, उसमें देखिए आप क्या निकाला था, इफेक्टिवनेस, परसेंटेज यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर टू डिटरमिन इफेक्टिवनेस ऑफ द मशीन, कि मशीन तो लगी है लेकिन वो कार्य कर रही है नहीं कर रही है, तो मशीन की प्रभावशीलता को ज्ञात करना है कि नहीं। आप समझ रहे हैं इसको। जैसे क्या हुआ कि अपन ने कार खरीद ली और वो घर पर खड़ी रहती है। बहुत सारी कारें जो मिडिल क्लास फैमिली वाले खरीदते हैं वो उसको वीकली निकालते हैं या कभी कभी वीकली भी नहीं निकलता है, तो मतलब उसकी इफेक्टिवनेस कम है। वहीं जो लोग ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं, सवारी के लिए करते हैं, वो बिल्कुल देखते हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी नहीं रहे, वो चलती रहे। तो यहाँ पर ये इफेक्टिवनेस हमारे लिए, यहाँ पर हमारे प्लांट में जो मशीन लगी है उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य ले सकें या उनकी इफेक्टिवनेस को पता लगा सकें। टू बैलेंस प्रोडक्शन लाइंस फॉर न्यू मॉडल्स और प्रोडक्ट्स, नवीन मॉडलों में उत्पादों की उत्पादन पंक्तियों में संतुलन बनाना। तो जो प्रोडक्शन लाइंस बन रही है, प्रोडक्शन लाइंस में जो कार्य हो रहा है उसमें ऐसा तो नहीं कि किसी जगह पर लोड ज़्यादा है किसी पर कम है, तो उसको बैलेंस करने का काम आता है। टू मेक कास्ट एस्टिमेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, तो इससे हम नवीन उत्पादों की लागत का आकलन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन टाइम स्टैंडर्ड्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर वेज इंसेंटिव प्लान, तो जो हम श्रमिकों को पारिश्रमिक प्रोत्साहन योजना या इंसेंटिव वेज इंसेंटिव प्लान जो देते हैं उनके लिए उपयोगी समय मानकों को, क्योंकि हम इंसेंटिव किसको बोलेंगे कि यदि एक कार्य 1 घंटे में होना है और कोई वर्कर उसको 50 मिनट में कर देता है तो हम क्या कहेंगे, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ये हम प्रोत्साहन योजनाएं बाद में पढ़ेंगे। टू डिटरमिन टाइम स्टैंडर्ड्स टू यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर लेबर कास्ट कंट्रोल, तो श्रमिक लागत कितनी लगेगी एक कार्य को करने में, उसके नियंत्रण के लिए उपयोगी समय मानकों को भी हम वर्क मेजरमेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है एलिमेंट या तत्व या अवयव, दूसरा है परफॉर्मेंस रेटिंग या निष्पादन रेटिंग, तीसरा है अलाउंसेस या छूटें, और स्टैंडर्ड टाइम मानक समय। तो हम एलिमेंट के बारे में जानें कि एन एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड जॉब सिलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एनालिसिस। तो तत्व प्रेक्षण विधि एवं विश्लेषण के लिए चयनित निर्दिष्ट कार्य का विशेष भाग होता है। अब इस पे बात करें हम एलिमेंट क्या होता है। अगर हम एलिमेंट की बात करें, आपने देखा है कि किचन में बहुत सारे कार्य होते हैं, अपन घर से शुरुआत करते हैं इसकी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो खाना मतलब जो हमारी मेड आती है खाना बनाने के लिए, वो आधे घंटे में खाना बना के चली जाती है, राइट। और वहीं यदि कोई और बनाता है तो हो सकता है वो आधे घंटे से कम समय ले या ज़्यादा समय ले। तो अब हमें यदि कहीं पर ये देखना है कि एक स्लो और एक फास्ट है तो उसको हमें ऑब्जर्व करना होगा, तो हम उसमें कोई एक बिंदु ले लेंगे कि ये रोटी जल्दी बेलती है कि नहीं, हालांकि वो एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट है। तो वो जो एक रोटी बेलने की प्रक्रिया है या एलिमेंट है वो एक तत्व होगा उस पूरे में। और भी कई सारे तत्व हो सकते हैं। हम देखें परफॉर्मेंस रेटिंग, रेटिंग स्पीड ऑफ ऑपरेटर इज मैटर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टाइम स्टडी एनालिसिस्ट। निष्पादन रेटिंग समय अध्ययन विश्लेषक के लिए ऑपरेटर की रेटिंग गति के आकलन का मामला होता है। आकलन का मामला देखिए आप, अभी हमने उस समय को देखा जिसमें कि जो अंतर आ रहा था वो रोटी बेलने में आ रहा था। तो रोटी बेलने में हमने एक चीज देखी कि एक फास्ट है, एक नॉर्मल, एक स्लो है। यानी एक रोटी बेलने में उसको 1 मिनट लगता है नॉर्मली, वहीं दूसरा जो है वो 50 सेकंड में कर लेता है, तीसरे को 1.5 मिनट लगता है। तो ये हम जज करना, ये परफॉर्मेंस रेटिंग है। तो जो 50 सेकंड में बना रहा है मतलब वो जल्दी बना रहा है, नॉर्मली 60 में नॉर्मल है, लेकिन जो
डेढ़ मिनट ले रहा, उसका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है। ये हो सकता है कि उसकी एक्सपीरियंस के कारण हो, यहाँ पर यह अपन लगा सकते हैं। लेकिन उनको जो टाइमिंग को पता करना कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, ये परफॉर्मेंस रेटिंग या निष्पादन रेटिंग के द्वारा पता लगेगा। अब अलाउंस, इट इज टाइम अलाउ द वर्कर टू रिकवर फ्रॉम फटीग एंड टू अटेंड द पर्सनल नीड्स। ये अलाउंस क्यों दिए जाते हैं? अब हमारी फैक्ट्रियों में जो वर्क होता है वो 8 घंटे का होता है। उसमें श्रमिक जो है वो थक जाते हैं या उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हम इनको समय में जोड़ देते हैं। जो समय व्यय होता है इसमें, इसको हम जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई ये काम तो आपको चाहिए। जैसे हमको, जब हम पढ़ते हैं तो हमको टाइम मिलता है आधा घंटा, किसके लिए? खाना खाने के लिए। दिस इज अवर पर्सनल नीड, पर्सनल नीड। और बीच में आपको 10 मिनट के लिए कोई टीचर छोड़ देते हैं, दैट इज योर फॉर नेचुरल कॉल, ये पर्सनल नीड है। स्टैंडर्ड टाइम, द टाइम कंज्यूम्ड फ्रॉम एन एवरेज वर्कर, औसत श्रमिक के द्वारा एट एन एवरेज स्पीड, औसत गति से, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, सामान्य कार्यावस्था में लगने वाले समय को हम स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय कहते हैं। इनको हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे, फार्मूले भी लगाएंगे, वो हम अभी देखते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। एलिमेंट की जो बात हुई, एलिमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रिपीटेटिव या पुनरावृत्ति। यानी क्या होता है कि इट इज एन एलिमेंट विच ऑकर्स इन एवरी वर्क साइकिल ऑफ द जॉब। जैसे अब हम यहाँ पर वर्क साइकिल लें, हम किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज हमने देखा कि हमको लिफाफे बनाना है, हमने इसको प्रोसेस में पढ़ा था, तो उसमें लिफाफे को चिपकाने का काम जो है वो क्या है? रिपीटेटिव हो रहा है। ये साइकिल में चल रहा है, एक साइकिल में, है कि नहीं? फोल्ड करने का काम रिपीटेटिव है। ऑकेजनली a सामयिक एलिमेंट, ये they does not occur in each work cycle of the job but which may occur at regular और irregular intervals। ये नियमित या अनियमित रूप से बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे कि मशीन की सेटिंग, अब मशीन पे कोई जॉब बन रहा है और कहीं गड़बड़ हो रहा है तो मशीन को सेट करना, ये कभी कभी होता है, तो ये सामयिक या ऑकेजनल होता है। कांस्टेंट या स्थिर एलिमेंट, द बेसिक टाइम रिमेन्स कांस्टेंट वाट वेन एवर इट इज परफॉर्म्ड। जैसे कि आपको मशीन को ऑन करना है तो उसमें जो समय लग रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, हर बार आपको मशीन को ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ वेरिएबल या परिवर्ती भी होते हैं, जो क्या होते हैं कि जैसे आपने क्या किया, इट इज एन एलिमेंट फॉर विच द बेसिक टाइम वेरीज इन रिलेशन टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, इक्विपमेंट और प्रोसेस। जैसे किसी का कोई डायमेंशन बड़ी है, भार कम ज़्यादा है, या क्वालिटी कम डाउन है, या आपको ट्रॉली को नेक्स्ट स्टॉप तक ले जाना है, ये क्या है? वेरिएबल्स है। हर साइकिल में नहीं होते लेकिन कुछ समय के अंतराल पर होते हैं। मैनुअल या शारीरिक एलिमेंट वो होते हैं जो कि श्रमिक के द्वारा किए जाते हैं, जबकि मशीन एलिमेंट वो होते हैं जो कि मशीन के द्वारा ऑटोमेटिकली होते हैं। कुछ फॉरेन एलिमेंट भी होते हैं। इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ स्टडी विच आफ्टर एनालिसिस इज नॉट फाउंड टू बी नेसेसरी पार्ट ऑफ जॉब। जैसे क्या है, आपने एक पार्ट को लिया जिसको आगे भी मशीनिंग करना है, उसको डिग्रेस कर रहा है, कोई बार बार साफ कर रहा है, तो ये फॉरेन एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये इतने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी जॉब में। आगे आते हैं हम, परफॉर्मेंस रेटिंग अभी हमने पढ़ा, निष्पादन रेटिंग अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि परफॉर्मेंस रेटिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टाइम स्टडी इंजीनियर कंपेयर्स, यहाँ पर कंपेयर होता है, द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर अंडर ऑब्जर्वेशन विथ हिज ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी जब वो सामान्य या मानक रूप से निष्पादन करता है किसी कार्य का, और अभी जो कार्य कर रहा है उनके बीच में तुलना करते हैं। हम एक वर्कर के बीच में तुलना कर सकते हैं, उसी वर्कर के अलग अलग समय में किए गए कार्य की कर सकते हैं, या दो तीन वर्करों की कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है। क्योंकि एक व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो एक समान गति के साथ पूरे 8 घंटे नहीं कर सकता। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो थक जाता है तो स्लो हो जाता है, फ्रेश आता है तो वो जल्दी जल्दी करता है, अच्छा करता है। तो निष्पादन रेटिंग वह प्रक्रम है जिसमें समय अध्ययन इंजीनियर स्वयं की संकल्पना से वो स्वयं देखता है, सोचता है ना, कौन तेज है कौन फास्ट है, कौन अच्छा है कौन खराब है। तो यहाँ पर फास्ट या स्लो की बात हो रही है, अच्छे खराब की बात नहीं हो रही। अपनी निगरानी में श्रमिक के कार्य का निष्पादन की तुलना सामान्य अथवा मानक निष्पादन से करता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, उसको आप गौर से देखें जरा, इस पे हम बात करते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग का जो फार्मूला बनता है वो बनता है ऑब्जर्व परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इनटू 100, यानी प्रेक्षित निष्पादन बटे सामान्य निष्पादन इनटू 100। ये हमारा कहलाता है निष्पादन रेटिंग या परफॉर्मेंस रेटिंग, इसको हम पीआर से लिखते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नॉर्मल टाइम अपॉन ऑब्जर्व टाइम इनटू 100,
सामान्य समय बटे प्रेक्षित समय इंटू 100, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि PR परफॉर्मेंस रेटिंग बराबर होती है NT नॉर्मल टाइम अपन ऑब्जर्व टाइम OT इंटू 100। शॉर्ट में अपन ये लिख सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें कि यहाँ पर ऊपर आ रहा है ऑब्जर्व परफॉर्मेंस और दूसरे फार्मूले में आ रहा है नीचे ऑब्जर्व टाइम। तो यहाँ पर देखिए आप कि प्रेक्षित निष्पादन और प्रेक्षित समय ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिए आप, यदि कोई कार्य तेज कर रहा है, इसका मतलब उसको समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। यानी परफॉर्मेंस और टाइम, निष्पादन और समय दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यदि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो टाइम क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। इसलिए ये यहाँ पर ऑब्जर्व परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के रूप में लिख सकते हैं आप PR को कि प्रेक्षित निष्पादन बटे समय निष्पादन इंटू 100, या समय के उसमें लिखेंगे तो आप लिखेंगे सामान्य समय बटे प्रेक्षित समय इंटू 100। तो इस फार्मूले को जरा गौर से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी ऑब्जर्व ऊपर हो जाता है, कभी नॉर्मल नीचे हो जाता है, कभी नॉर्मल ऊपर हो जाता है, कभी ऑब्जर्व नीचे हो जाता है। नहीं, परफॉर्मेंस के केस में ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऊपर रहेगी और टाइम के केस में ऑब्जर्व टाइम नीचे रहेगा। राइट, तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है मतलब समय कम लग रहा है। तो ये रहेगा। अब यहाँ पर हमने बात की थी सामान्य अथवा मानक निष्पादन। अब ये सामान्य और मानक निष्पादन क्या होते हैं इसकी बात करते हैं अपन। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या मानक निष्पादन जो होता है, इट इज यूज्ड वेयर वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू अप्लाई देमसेल्फ टू देयर वर्क। यानी कि मानक निष्पादन का उपयोग वहां किया जाता है जहां श्रमिक स्वयं कार्य करने को प्रेरित रहता है, तो वहां पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगी। जबकि नॉर्मल परफॉर्मेंस के केस में इट इज यूज्ड वेयर वर्क परफॉर्म्ड अंडर कैपेबल सुपरविजन विदाउट एनी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी बिना किसी वित्तीय प्रोत्साहन के, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या आपने अच्छा काम किया तो और मिलेंगे, उसके बिना यदि कोई सुपरवाइजर है या पर्यवेक्षक है, उसकी निगरानी में जो श्रमिक कार्य करते हैं तो उसको हम नॉर्मल परफॉर्मेंस या सामान्य निष्पादन कहते हैं। जबकि स्टैंडर्ड में बिना किसी ऑब्जर्वर के वर्कर ही मोटिवेट रहता है, खुद को प्रेरित करता रहता है कि मुझे अच्छा कार्य करना है। तो ये अंतर है सामान्य अथवा मानक निष्पादन से। दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मानक है, हमने कौन सा लिया, नॉर्मल, यानी सामान्य निष्पादन की बात की है। क्योंकि वर्कर्स हम ये श्रमिकों पर अप्लाई करते हैं और श्रमिकों के ऊपर आप देखते हैं कि हर जगह पर एक सुपरवाइजर रहता है जिसमें हम डिप्लोमा होल्डर्स ही वर्क करते हैं। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग से संबंधित था। अब परफॉर्मेंस रेटिंग की स्केल क्या है, इसको कैसे मापते हैं? तो रेटिंग स्केल आप आर ऑफ 3 टाइप्स। तो निष्पादन रेटिंग की जो मापनी होती है 3 प्रकार की होती है। 100 स्केल बोलते हैं इसको, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड नॉन एज परसेंटेज स्केल। ऑन दिस स्केल 133 इज टेकन एज द एवरेज इंसेंटिव परसेंटेज। यानी 100 मापनी जो है आमतौर पर सर्वाधिक उपयोगी है और ये प्रतिशत मापनी के नाम से जानी जाती है। इस मापनी में 133 मापनी को औसत प्रोत्साहन प्रतिशत लिया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 पे काम कर रहा है, 110 पे कर रहा है या 120 पे कर रहा है, तो उसको कोई आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसको। लेकिन जो 133 या उससे ऊपर से करेगा तो उसको आप इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव कैसे देंगे वो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। 60 स्केल्स दूसरा स्केल है। हालांकि हम जो यूज करेंगे वो 100 स्केल ही करेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज है, बट दूसरे भी होते हैं। 60 स्केल जो होता है इसको हम पॉइंट स्केल के नाम से जानते हैं और इसमें 80 को हम एवरेज इंसेंटिव पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, स्केल, यहाँ पर ये पॉइंट है। 60 मापनी बिंदु मापनी के नाम से भी जानी जाती है और 80 को औसत प्रोत्साहन बिंदु लिया जाता है। एक और होती है 75 स्केल। इसमें नॉर्मल पेस जो रहती है, सामान्य गति जो रहती है 75 रहती है, जबकि एवरेज इंसेंटिव पेस जो है वो 100। यानी ये देखिए आप, जब भी इंसेंटिव देना हो या प्रोत्साहन देना हो तो उसके लिए व्यक्ति को जो सामान्य है स्केल उससे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। जैसे 100 की बजाय 100 में 133, 60 में 80 और 75 में 100। इस पर अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। आइए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑपरेटर रेडी 100 बोल्ट्स इन 5 आवर 40 मिनट। यानी कि एक ऑपरेटर जो है वो क्या करता है कि 100 बोल्ट बनाता है 5 घंटे 40 मिनट में। इफ मशीन सेट टाइम इज 25 मिनट, यानी मशीन को सेट करने में 25 मिनट लगता है। कैलकुलेट परफॉर्मेंस रेटिंग, PR निकालना है हमको। जबकि स्टैंडर्ड बोल्ट प्रोडक्शन टाइम इज 3.83 मिनट, यानी एक बोल्ट का टाइम जो है बनाने में 3.83 है।
तो इसका मतलब जो हम ऑब्जर्व करे हैं 5 आवर 40 मिनट्स, तो वो ऑब्जर्व टाइम हो गया हमारे फार्मूले में ओटी। ऑब्जर्व टाइम 5 घंटे 40 मिनट, यानी मिनट में बदल देंगे हम इसको 340 मिनट। अब नॉर्मल टाइम जो दे रहा है वो स्टैंडर्ड बोल्ट प्रोडक्शन टाइम जो दे रहा है वो दे रहा है 3.83 एक बोल्ट का। तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, चूंकि 100 बोल्ट में वो 5 घंटे ले रहा है तो 100। और इसमें चूंकि मशीन सेट टाइम भी दिया है तो हम इसको नॉर्मल टाइम में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 408 मिनट। यानी कि लगना नॉर्मल में सामान्य तरीके से उसको 408 मिनट में बनाना चाहिए 100 बोल्ट, वो 340 में बना रहा है, यानी जल्दी कर रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होगी? ऑफ कोर्स 100 से ज़्यादा होगी। तो पी आर का फार्मूला लगा देंगे हम, एन टी अपॉन ओ टी इंटू 100, 408/340 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 120%। तो इस तरीके से हम परफॉर्मेंस रेटिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो हो रही है आपकी कि समय आप नोट कर रहे हैं, समय आपको दिया है। बाकी ये बेसिकली जजमेंट पर है सुपरवाइजर के, और जब वो एक्चुअल में करता है अपनी कैलकुलेशन करता है, जब स्टैंडर्ड टाइम को नोट करते हैं तो पीआर को वो अपने मन से लिखता है कि ये 100 से कर रहा है, 108 से कर रहा है, 110 से कर रहा है, 112 से कर रहा है। इसके संबंध में हम एक प्रैक्टिकल भी करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग के नाम से, जिसमें हम ताश के पत्ते लेकर के उसकी गड्डी जमाते हैं चारों, चार एक के ऊपर एक आए, तो उसमें नॉर्मल टाइम जो है वो कितना दिया है 30 सेकेंड। अब जिसने जल्दी कर लिया तो उसकी रेटिंग 30 सेकेंड कर रहा है तो हम मानेंगे 100, और यदि 28 में कर रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे 30/28। क्यों? क्योंकि टाइम उल्टा होता है तो 100 से ज़्यादा आएगी। कोई 35 मिनट में कर रहा है तो उसकी 100 से कम आएगी। तो ये हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग का स्केल है। तो अब आप परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में जान गए हैं, जो कि दूसरा भाग था हमारे वर्क मेजरमेंट का, कि परफॉर्मेंस रेटिंग का हम उपयोग करते हैं, और वो हमने उस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस नॉर्मली दे आर रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज ऑफ नॉर्मल टाइम। कहीं पर लिखा नहीं होता है, केवल परसेंट दिया जाता है। तो लेकिन आप उसको जब भी माने तो वो परसेंटेज ऑफ क्या मानेंगे आप? नॉर्मल टाइम, यानी सामान्य समय का प्रतिशत के रूप में ही आप उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो अलाउंस है वो है फटीग या थकान अलाउंस। जैसे लंच आवर देते हैं हम, टी ब्रेक देते हैं, तो वो उससे क्या होता है लंच या टी से, कि व्यक्ति जो अभी थक रहा है वो उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो ये इसके लिए दिया जाता है। 8 घंटे में आप देखते हैं कि आधा घंटा खाने का, 15 मिनट का चाय का सुबह, 15 मिनट शाम का, इस प्रकार से 1 घंटा हर इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को दिया जाता है 8 आवर्स की शिफ्ट में। कुछ पर्सनल अलाउंस या व्यक्तिगत अलाउंस होते हैं जो कि नेचुरल कॉल के लिए दिए जाते हैं, कि जब व्यक्ति को जो है टॉयलेट यूज़ करना हो या कोई और रीजन हो। डिले अलाउंस जो है बहुत रेयरली दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या मशीन फेल हो गई तो वो डिले अलाउंस को हम ऐड कर देते हैं यदि हुआ है तो। स्पेशल अलाउंस की यदि हम बात करें तो ये हर शिफ्ट के बीच में, या शिफ्ट के बीच में करें या शिफ्ट की शुरुआत में करें या अंत में करें। जैसे मशीन का बेड जो आपने काम किया उसको साफ करना या टूल्स को शार्प करना, ये स्पेशल अलाउंस होते हैं। कुछ अप्रत्याशित अलाउंस होते हैं कंटिजेंसी, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसके घर से फ़ोन आ गया है तो यहाँ पर ये अलाउंस दिया जाता है। पॉलिसी अलाउंस या नीति अलाउंस जो होते हैं ये मैनेजमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं। इट इज़ एन इंक्रीमेंट अदर देन द बोनस इंक्रीमेंट अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम, यानी टू प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग फॉर सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर एक्सेप्शनल कंडीशन। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसको एडिशनल देते हैं जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे अलाउंसेस। तो पहली चीज़ क्या थी हमारी? एलिमेंट वर्क मेजरमेंट की। दूसरी क्या हुई हमारी? परफॉर्मेंस रेटिंग। तीसरी क्या हुई हमारी? अलाउंसेस या छूटें। और चौथा हमारा है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम में आप देख रहे हैं फार्मूले ही फार्मूले हैं और ये आपके परीक्षा में आते हैं। चलिए आइए अब अपन शुरुआत करते हैं इसकी 1 बाय 1। वो शुरुआत होगी अब यहाँ से। अब आप देखिएगा कि आपने एक वर्कर काम कर रहा है और आप गए अपने साथ में घड़ी लेकर के और एक शीट लेकर के उसमें लिखने। तो आपने क्या किया? उसका टाइम को ऑब्जर्व किया। टाइम को जब आप जा रहे हैं, या प्रेक्षित समय बोलते हैं इसको हिंदी में, ऑब्जर्व करने का ये हुआ कि एक बोल्ट बनाता है तो आपने उसका टाइम नोट कर लिया, फिर दूसरे का नोट कर लिया, फिर तीसरे का कर लिया, और अलग अलग समय पर जा करके किया। तो इस तरह आपने 4-5 रीडिंग ले ली। तब आप बोल्ट बनने का समय जो लोगे वो क्या लोगे आप? कि पाँचों को जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दोगे। तो आपका आ जाएगा एवरेज ऑब्जर्व टाइम, या उसको हम सिंपली ओटी बोलते हैं, ये ओटी।
सम ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड फॉर टू परफॉर्म ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव के रिकॉर्ड किए समय का योग करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षणों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल हो गया ओटी। तो सबसे पहले हमें स्टैंड टाइम निकालने के लिए ऑब्जर्व टाइम, जो हम वर्कर काम कर रहा है उसको हम घड़ी से नोट करेंगे और वो हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व टाइम। अब नॉर्मल टाइम हमको निकालना है तो हम उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग का गुणा करके 100 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हम परफॉर्मेंस रेटिंग परसेंटेज में ले रहे हैं। जैसे 110 है तो मतलब क्या कर देंगे हम 110/100। तो नॉर्मल टाइम में हमें करना क्या है कि जो हमारा ओटी आया है, एवरेज, यहाँ पर एवरेज नहीं लिखा है बट ओटी मतलब एवरेज ऑब्जर्व टाइम है या प्रेक्षित समय है, उसमें निष्पादन रेटिंग का गुणा करके 100 से भाग लगा देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एन टी बराबर ओ टी इंटू पी आर अपन 100। फिर हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे तो उसके लिए हम जो नॉर्मल टाइम हमारा आया है एन टी, उसमें हम अलाउंसेस को जोड़ देंगे, यानी एस टी बराबर सामान्य समय प्लस छूटे, या इसको हम बोलेंगे एस टी इक्वल टू एन टी प्लस अलाउंसेस। जो ब्लू कलर से लिखे हैं, पहला वाला फार्मूला क्या था, पी आर परफॉर्मेंस रेटिंग बराबर क्या था, एन टी अपान ओ टी इंटू 100, राइट। तो देखिए आप एन टी अपान ओ टी इंटू 100, ये क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस रेटिंग, या एन टी निकालना है। एक्चुअली फार्मूला हम एन टी का ही लगाते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग तो हम जज करते हैं बिना घड़ी के कि ये इसकी 110 है, 100 है, 80 है, लाइक दिस। बट नॉर्मल टाइम जो है हम वो ऑब्जर्व टाइम में परफॉर्मेंस रेटिंग का गुणा करके और 100 से भाग लगा देते हैं। अब हम स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो परसेंटेज में लिखा रहता है केवल, तो इसमें हमें किसका परसेंटेज माने, अब हम हमारे पास तो ओ टी भी है, एन टी भी है, एस टी भी है, तो ये एन टी का परसेंटेज रहता है। आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल सिंपल सा कि टाइम रिकॉर्डेड फॉर एन एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी है उसका टाइम उन्होंने रिकॉर्ड किया 1.86 मिनट, यानी जो 1.86 मिनट में पूरी होती है। ये एक ही टाइम दिया है, इसमें एवरेज नहीं निकाला गया है, एक से ज़्यादा होते तो एवरेज निकालते। रेटिंग का मतलब यहाँ परफॉर्मेंस रेटिंग है 115% है, और टोटल अलाउंस जो है वो 15% है। कुल छूट है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल टाइम नहीं लिखा है, लेकिन हमें नॉर्मल टाइम का ही लेना है। आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा, एन टी बराबर क्या होगा, ओ टी इंटू पी आर। अगर अपन देखें इसको तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम बराबर ओ टी इंटू पी आर बटे 100, ओ टी 1.86 इंटू 115/100, 2.139 मिनट आ गया। और एस टी के लिए क्या है, एन टी प्लस अलाउंसेस, तो एन टी कितना हो गया 2.139, यहाँ से निकाला अपन ने, प्लस अलाउंस कितना हो जाएगा, 15% दिया है नॉर्मल टाइम का, तो 15/100 इंटू नॉर्मल टाइम 2.139, राइट। तो ये आ जाएगा अपना 2.459। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम देखें 100 बोल्ट का पूछा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर 100 बोल्ट, इसमें लिखा नहीं है, 100 बोल्ट्स के लिए पूछा था कि 100 एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसमें कितना लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना रह गया है, तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 245.9 मिनट या 4 घंटे 5.9 मिनट। तो इस प्रकार से ये एक न्यूमेरिकल था स्टैंडर्ड टाइम पर। अब हम बात करें कि स्टैंडर्ड टाइम पर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हम जो रीडिंग ले रहे हैं, मतलब वर्क हो रहा है उसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, वो किस प्रकार से ली जाती है। हमने लिया कि एक जो एक्टिविटी है उसमें 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी। क्या हुआ, ए क्या हो गया, मशीन को, जॉब को सेट करना मशीन पर, बी क्या हो गया, मशीनिंग हो गया, और सी क्या हो गया, जॉब को निकालना। ए बी सी मान लीजिए ये है, तो इसको 4 बार नोट किया गया। पहली साइकिल क्या थी, 0.25 मिनट लगा, 0.25 लगा, 0.55 लगा। फिर दूसरी बार जब वो गया तब उसने देखा इसमें 0.2 लग रहा है, 0.28, 0.52, इस प्रकार से 4 बार की। और उसने रेटिंग नोट करी कि पहले वाले में 110% रेटिंग थी, किसमें, जाप को लगाने में, यानी जल्दी लगा रहा था। कटिंग मशीन कर रही है तो वो 100% कर रही है, मशीन में तो कुछ वेरिएशन होता नहीं है, लेकिन निकालने में जो है वो स्लो निकाल रहा है, तो 90% रेटिंग है। अब ये हमारी रीडिंग ऑब्जर्व टाइम और रेटिंग की दी है टाइम स्टडी की। तो आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है यदि टोटल अलाउंस 10% हो, कुल छूट है 10%। अगेन 10% किसका, नॉर्मल टाइम का, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं बुक में नहीं मिलता है, सीधे कैलकुलेट होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, हमने जो टेबल ऊपर दी थी वही के वही यहाँ बना ली है। अब ये 4 ए को करने में 4 का जो है, इन चारों को जोड़ के और हम 4 से भागा लगा देंगे तो हमारा 0.257 हो जाएगा। ए के लिए, बी के लिए 0.272, 0.527, यानी 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.28 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 0.257।
इसी प्रकार बी के लिए निकाल लेंगे, सी के लिए निकाल लेंगे। परफॉर्मेंस रेटिंग दी हुई है तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.27 एन टी बराबर कैसे निकालेंगे, ओ टी इंटू रेटिंग बटे 100, तो 0.257 इंटू 110/100, तो ये कितनी आ जाएगी 0.282। तो ए बी सी, तो टोटल हम इसको निकाल लेंगे। तो ये टोटल कुल सामान्य समय कितना हो जाएगा हमारा 1.028। ठीक है। अब इसमें हम छूटें ले लें, कितनी दी उसने 10%, तो 10% किसका लेंगे हम, ये नॉर्मल टाइम का, ये 1.028 का। तो 10/100 इंटू 1.028 0.102। अब हम क्या करें, नॉर्मल टाइम और अलाउंस को जोड़ दें। नॉर्मल टाइम है हमारा 1.028, अलाउंस है 0.102, तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा 1.130। तो ये हमारा सवाल न्यूमेरिकल है, यूजुअली एग्जाम में आते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे थोड़ा सा अलग आता है। तो आइए हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। उस न्यूमेरिकल में देखिए अब आप एक चेंज दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं कुमुलेटिव रीडिंग या संचयी रीडिंग। क्या होता है, घड़ी एक बार चालू होती है और वो नोट करता रहता है। जैसे पहली बार उसने नोट किया कि जॉब लगाने में कितना लगा 0.25 मिनट, फिर घड़ी चल रही है। दूसरा जब काम खत्म हुआ मशीन का तो कितना हो गया टाइम 0.5। तीसरा जब उसने जॉब निकाला तो कितना हो गया घड़ी में टाइम 1.05। फिर इसके बाद दूसरी बार उसने नोट किया तो क्या था उसी चीज़ को 1.35 यानी इसमें देख रहे हैं कि आप टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। 0.25 मतलब पहले में आएंगे ए में 0.25, पहले के बी में 0.5, पहले के सी में 1.05, फिर दूसरे के ए में 1.35, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, फिर 2 नंबर पे जाएंगे, फिर 3 नंबर पर जाएंगे, फिर 4 नंबर पर जाएंगे, और एंड में 4.35 पर उसने 4 बार रीडिंग ले ली है। अब इसमें रेटिंग जो है वही ली हमने 110, 100 और 90, लेकिन अलाउंस हर एक के अलग अलग है। मतलब जॉब को लगाने में 10% अलाउंस है, जबकि मशीन में 12% है, और जो अनलोड करने में 15% है। यदि इस तरीके के सवाल दिए हो, यानी ये मैंने वैरायटी के लिए लिया है कि अलाउंसेस अलग अलग दिए हों, तो अब आप इसको करेंगे। तो इसको करने का एक तरीका है कि हम क्या करेंगे कि आप देखिएगा सवाल उसी प्रकार से हल हो रहा है। अंतर देखिएगा आप कि यहाँ पर जो हम साइकिल का टाइम लेंगे, दूसरे मतलब बी का जो टाइम लेंगे तो बी माइनस ए कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.25। फिर सी में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा 1.05 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा 0.55। यानी कि यदि संचयी रूप से, परीक्षा में यही रहता है संचयी रूप से ही देते हैं, तो आपको टाइम निकालने के लिए एक और टेबल जब आप सॉल्यूशन का करेंगे तो आप बजाय क्वेश्चन पेपर की टेबल को लेने के डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही आप माइनस करते जाइएगा। तो इस तरह से माइनस करेंगे तो हमारी पुरानी टेबल बन जाएगी। एवरेज टाइम आपको पता ही है कि चारों को जोड़ के 4 से भाग लगा दिया, फिर इसमें फिर रेटिंग ले ली तो नॉर्मल टाइम निकाल लिया हमने फार्मूले से। अब अलाउंस जो है 0.282 का 10% कर देंगे, तो हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्ट टेबल में जाएगा। यानी कि यदि अलाउंस अलग अलग दिए हैं तो नॉर्मल टाइम कैलकुलेट को जोड़ के नहीं करना है, बल्कि अलग अलग ही चलेगा, और फिर आखिरी में अंत में हमारा 1.1599 स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। यानी एन टी इक्वल टू 1 प्लस अलाउंस अपॉन 100, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। यदि आपको इस तरह की टेबल मिले तो 0.28 इसमें होगा नॉर्मल टाइम, 1 प्लस अलाउंस कितना है 10/100, तो करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.3102। तो इस आखिरी में इनको जोड़ देंगे। अब आप बोलेंगे ये फार्मूला कैसे बन गया, क्योंकि क्या होगा एस टी का एन टी प्लस अलाउंस का परसेंटेज, अलाउंस परसेंटेज क्या लिखते हैं 10/100 इंटू एन टी, तो एन टी को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस अलाउंस अपॉन 100। तो इस प्रकार से आप जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि अभी तक हमने 4 भाग पढ़े। पहला कौन सा था एलिमेंट, दूसरा कौन सा था आप देखेंगे एलिमेंट अवयव पढ़े, बहुत मतलब अवयव पढ़े जो कई तरह के होते हैं। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पर जाकर के पढ़ा आपका परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में, उस पर न्यूमेरिकल देखा। तीसरा हमने अलाउंसेस देखे, और चौथा हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ये चारों मिलकर ही वर्क मेजरमेंट बनाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। वर्क मेजरमेंट की तकनीकें कौन कौन सी हैं, तो पहली है टाइम स्टडी या समय अध्ययन, सिंथेसिस मेथड है संश्लेषण विधि, प्री डिटरमिन्ड मोशन टाइम स्टडी पीएमटीएस पूर्व निर्धारित गति समय तंत्र है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है विश्लेषणात्मक आकलन है, और वर्क सैंपलिंग है कार्य प्रतिचयन है। आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले टाइम स्टडी की बात करें। टाइम स्टडी या समय अध्ययन, इट इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू ईच डिटेल्ड एलिमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी।
यानी एक औद्योगिक गतिविधि के प्रत्येक वर्णित तत्व, एलिमेंट ऐसे पूरी पूरी साइकिल नहीं, उसमें एलिमेंट बनाएंगे छोटे छोटे, उसके प्रेक्षण एवं उसमें लगने वाले समय की रिकॉर्डिंग करने की कला जो है वो समय अध्ययन कहलाती है। इसको हम करते कैसे हैं ये देखिए। सबसे पहले हम डिफाइन द टास्क टू बी स्टडीड। अभी मैंने बताया था, आपको एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिएगा कि आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हैं और वहाँ पर सर्विस स्टेशन पर जाकर आप गाड़ी देते हैं सर्विसिंग के लिए। उस पर क्या होता है, सबसे पहले उसका नोट डाउन होता है पूरा, कौन सी सर्विस है क्या है। इसके बाद कहाँ जाती है वो, वॉशिंग पे, मतलब एक मैकेनिक आता है, वो चेक करता है कोई और दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद वो एक अपना जॉब कार्ड बनाता है। इसके बाद फिर वॉश होने जाती है। इसके बाद फिर गैरेज में वर्ष मतलब स्टेशन पर जाती है जहाँ पर ऑयल चेंज करना हो या कोई वर्क हो। इसके बाद फाइनल वो चेक करता है और बाद में वो डिलीवरी के लिए आउट हो जाती है। अब इसमें यदि हम देखें, इस पूरे जो एक्टिविटी हो रही है ये हर गाड़ी के लिए हो रही है। हमने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो मैनुअल रूप से जो काम करते हैं, चूंकि आदमी का व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता रहता है, तो जो वो एक्चुअली ऑयल डालने वाला ऑयलर है वो जो है ढंग से काम नहीं कर रहा। हमने ये चेक किया, तो हमने ये चेक किया कि हम जो ऑयल जो डलता है, क्योंकि हर गाड़ी में ऑयल चेंज होता है, फिल्टर होता है, तो ऑयल चेंज और फिल्टर के लिए हमने देखा कि जैसी गाड़ी आती है तो क्या होता है कि वो आदमी जाता है जॉब कार्ड लेके वहाँ खड़ा हो जाता है स्टोर पे, उससे बोलता है मुझे ऑयल का वो दो और वो दो अपना क्या ऑयल फिल्टर दो, वो लेकर के फिर वापस आता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने इसको लेकर के जो ऑयल चेंज वाला पॉइंट है, तो सबसे पहली बात तो हमने देखा टास्क टू बी स्टडीड, यानी कि गाड़ी की सर्विसिंग। अब इस डिवाइड द टास्क इनटू प्रिसाइज एलिमेंट्स, हमने अलग अलग एलिमेंट में किया। वॉशिंग अलग है, ऑयल चेंज अलग है, और इसके बाद फिर कुछ कस्टमर ने बताया वो वाली कंप्लेंट को दूर करना या अपनी तरफ से देख के दूर करना। तो हमने देखा कि जो कॉमन चीज़ है वो है कि जो ऑयल चेंज और फिल्टर वाला वर्क है वो हमारा अलग अलग तरह के प्रिसाइज एलिमेंट लिए। अब हमें ये देखना है कि उसको मेजर करना है कि ऑयल चेंज और फिल्टर में कितना समय लगता है। ये रेड कलर से लिखा है मैंने, डिसाइड हाउ मेनी टाइम्स टू मेजर द टास्क। एक्यूरेसी के लिए जरूरी है कि हम कितनी बार देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसको हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि हमें कितनी बार समय नापना चाहिए, उसका निर्धारण करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एलिमेंट की टाइम को और रेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस को। तत्व के समय और निष्पादन की रेटिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये भी देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो डिसाइड और रिकॉर्ड, क्योंकि पहला तो आसान है कि आपने कार्य ले लिया, दूसरा उसको एलिमेंट में बदल दिया। अब उसकी जो रीडिंग लेना है, हमको कितनी बार उसको चेक करना है, ये पता करना और रिकॉर्ड करना, ये जो है हम भी आगे देखेंगे। बाकी फिर आसान है। एवरेज ऑब्जर्व टाइम, अब आपको ये पता लग गया कितनी बार करना है और कैसे करना है, तो आप उसका ऑब्जर्व टाइम घड़ी से नोट करेंगे और शीट पे लिखेंगे। फिर परफॉर्मेंस रेटिंग आप चेक करेंगे और नॉर्मल टाइम निकालेंगे, और आखिरी में स्टैंडर्ड टाइम। तो ये तीनों चीज़ें अभी हम देख चुके हैं, ऑब्जर्व टाइम, परफॉर्मेंस रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम। तो ये तो हम कर चुके हैं। तो हमें ये स्टेप जो है इसकी याद रखना है कि स्टेप्स इसकी 7 होती हैं टाइम स्टडी की। इन स्टडी स्टेप्स को लिखना है, और इन स्टेप्स में बाकी के काम मैं बता चुका हूँ आपको, केवल ये दो रह गए हैं, डिसाइड कितनी बार और रिकॉर्ड। आइए हम इस पे बात करते हैं। किस स्टडी के लिए, टाइम स्टडी के लिए कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होना चाहिए, समय अध्ययन के लिए चक्रों की क्या संख्या होना चाहिए। तो यदि हम 95 कॉन्फिडेंस लेवल पर बोल सकें कि नहीं इतना ही समय लगता है, और ±5% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि हो सकता है कि मैं 90 से 100%, मतलब 95% ±5 का क्या हुआ कि हम जो रेंज में बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी तो इतने एग्जैक्ट नहीं है, हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं 90% सही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, और या 100% हूँ। तो इसमें एक्सपीरियंस के द्वारा एक फार्मूला बनाया गया है कि कैपिटल एन इक्वल टू 40 अंडर रूट, पूरा अंडर रूट है, इसके अंदर है एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर अपान समेसन एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, जिसमें एन है नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड, जो कितनी बार करना है वो कैपिटल एन है, और हमने कितनी बार किया वो प्रेक्षित रीडिंग स्मॉल एन है, और एक्स जो हमने जो रीडिंग ली हर साइकिल के लिए वो कितनी ली, इस पे बात करेंगे। तो एक ऑब्जर्वर ने रीडिंग ली एक एलिमेंट की 0.01 मिनट वाली घड़ी से, जिसमें लीस्ट काउंट 0.01 स्टॉप बास से,
वो थी 5 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार और 3 बार, यानी इतनी बार उसने रीडिंग ली। तो ये हमारे होगा एक्स, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 8, 3। अब हम एक्स का स्क्वायर कर दें, 25, 49, 6 का 36, 4 का 16, लाइक दिस। और इसको हम यदि जोड़ दें एक्स को, तो वो क्या हो जाएगा, समेसन एक्स 47 और समेसन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 289। और एन कितनी बार किया ऐसा उसने, 8 बार। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कितने हमको लेना चाहिए थे। तो हम ये फार्मूले में ये वैल्यूज रखेंगे, आपको मिलेगा 75 बार। तो उसको 8 बार नहीं, यदि वो सही कर रहा है तो उसको 75 बार रीडिंग लेना पड़ेगी, तब जाकर के वो स्टैंडर्ड टाइम बता सकता है कि हाँ, ये स्टैंडर्ड टाइम हर एक वर्कर के लिए हो सकता है। तो ये हमारा प्रक्रिया थी कि नंबर ऑफ साइकिल्स। अब कैसे करना है मेजरिंग, देखिए। तो मेजरिंग करने के लिए हमारे उपकरण लगते हैं टाइम स्टडी में। स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच है आपकी। टाइम स्टडी बोर्ड, एक शीट होती है इस बोर्ड में, ऊपर स्टॉप वॉच लगी हुई है। छोटा कैलकुलेटर, ये लगे हैं कैलकुलेटर। मोशन पिक्चर कैमरा, गति फिल्म कैमरे होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टाइम डाटा रिकॉर्डर आ गए, तो उससे भी हो सकता है। इसमें दो चीज़ें और लिखी हैं कि जब बहुत छोटा समय होता है तो हम विंक या टीएमयू से नापते हैं, विंक काउंटर या टीएमयू काउंटर। तो विंक जो होता है वो 1 मिनट में 2000 विंक होते हैं, यानी एक विंक बराबर क्या हो जाएगा, 0.0005 मिनट। या टीएमयू भी एक काउंटर होता है जिसके 1 घंटे में 1 लाख टीएमयू होते हैं, या 1 टीएमयू बराबर हो जाएगा 0.0006 मिनट। ये वैल्यूज आप याद रख लें, एग्जाम में यूजुअली ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकती हैं या पूछ सकते हैं आपसे कि 1 विंग इक्वल टू 0.0005 मिनट या 1 टीएमयू इक्वल टू 0.0006 मिनट। और निकले कैसे हैं कि 1 मिनट में 2000 विंग होते हैं और 1 घंटे में 1 लाख टीएमयू होते हैं। दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे। अब आपके एग्जाम में आता है स्टॉप वॉच के बारे में, तो वो और हम देख लेते हैं। स्टॉप वॉच की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली है नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच, ये आपने देखी है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी देखी होगी आपने, स्टॉप वॉच की फिगर बनी है। ये इसमें कहलाती है बाइंडिंग नाप। तो दिस स्टॉप वॉच इज यूज फॉर कंटिन्यूस टाइमिंग, लगातार नापना हो समय। जैसे अभी आपने देखा रीडिंग में कि पहला ए था 0.25, फिर बी था तो 0.5 हो गया, फिर सी था तो 1.05 हो गया। इस तरह से आप नोट करते रहेंगे। When the winding knob is pressed for the first time, the watch starts and the long hand begins to move. जब बाइंडिंग नाब को पहली बार, इस खटके को हम पहली बार दबाएंगे तो क्या होगा, घड़ी चालू हो जाती है और बड़ा कांटा चलता है। दूसरी बार में क्या होता है, इफ द बाइंडिंग नाब इज प्रेस्ड फॉर द सेकंड टाइम द लॉन्ग हैंड स्टॉप्स। जब दूसरी बार दबाएंगे तो ये बड़ा वाला कांटा जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इफ द बाइंडिंग नाब इज प्रेस्ड फॉर द थर्ड टाइम द हैंड रिटर्न्स टू जीरो। और यदि हम तीसरी बार दबाएंगे तो हमारा कांटा वापस जीरो पर आ जाएगा। ये हमारी कहलाती है नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच। ये 3 प्रकार की होती है। पहली नॉन फ्लाई बैक है, दूसरी आई है फ्लाई बैक। फ्लाई बैक स्टॉप वॉच में एक बाइंडिंग नाप के साथ साथ यहाँ पर एक स्लाइड भी रहता है। तो इससे क्या होता है, बाय प्रेसिंग द बाइंडिंग नाप द हैंड इज ब्रॉट बैक टू जीरो, जैसे जीरो पे है, बट इट मूव्स फॉरवर्ड अगेन। एक बार आपने दबाया तो जीरो पे जाएगा, लेकिन फिर वापस जो है चलना शुरू कर देता है, इमीडिएटली विदाउट स्टॉपिंग। टू स्टॉप द हैंड एट एनी पॉइंट द स्लाइड इज यूज्ड। स्लाइड का उपयोग कब करेंगे, कि जब हमें किसी पॉइंट पर उसको रोकना है, उस समय पर ये स्लाइड होगा। तो बाइंडिंग नाप को दबाने पर कांटा शून्य पर आ जाता है, ऊपर वाला बाइंडिंग नाप, लेकिन ये बिना रुके तत्काल आगे बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। किसी भी बिंदु पर कांटे को रोकने के लिए हमें स्लाइड है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, ऐसा खटके टाइप का था, ऐसा दबाना पड़ता था, तो ये स्लाइड है। एक और होती है स्प्लिट हैंड स्टॉप वॉच, इसी प्रकार की होती है, उसमें दो घड़ियां, दो कांटे रहते हैं। A split hand stopwatch is used to get greater accuracy when two elements are to be timed and the second element is immediately after the first element. अब वर्कर काम कर रहा है, तो पहला एलिमेंट हमारा कौन सा था, कि जॉब लगाना। दूसरा क्या था, मशीनिंग करना। तो वो तो लगातार काम करेगा, आपके लिए रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या केस हो गया अब ये, कि व्हेन द सेकंड एलिमेंट इज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट। यदि ऐसा है तो उसके लिए हम स्प्लिट हैंड स्टॉप वॉच का उपयोग करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं, ये पहली विधि थी हमारी टाइम स्टडी। अब हम सिंथेसिस के बारे में जाने। सिंथेसिस मेथड इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक इन विच द जॉब और एक्टिविटी डिवाइड इनटू वेरियस पार्ट्स, after which the time consumed in performing each element of the job is recorded and then combined. अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हम टाइम स्टडी में क्या बात कर रहे थे, कि हर एक एलिमेंट का टाइम नोट कर रहे थे।
अब यदि हम उस टाइम को ले करके अलग अलग नोट करके हर एलिमेंट का टाइम नोट करके इकट्ठा कर दें तो हमें टोटल वर्क का कार्य मिल जाता है, वो हमारा सिंथेसिस मेथड कहलाती है। तो संश्लेषण विधि कार्यमापन की एक तकनीक है जिसमें कार्य या गतिविधि को विभिन्न भागों में बांट देते हैं, हम पहले भी डिवाइड करे थे। इसके बाद प्रत्येक तत्व को करने में लगे समय को रिकॉर्ड करने के बाद जोड़ा जाता है। It analyze the data so as to obtain the time necessary for carrying out the job at a definite level of performance. ये 75 बार करना पड़ेगा, आप ये पन्ने न्यूमेरिकल देखा था, 2-3 बार से नहीं होगा, इसका ध्यान रखें आप। तो इट एनालाइज द डाटा सो एज टू ऑब्टेन द टाइम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें कार्य के आवश्यक आंकड़ों को निष्पादन के निश्चित स्तर पर प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। तो इसका यूज जो डाटा मिल रहा है टाइम स्टडी में तो उस पर्टिकुलर कार्य के लिए था, लेकिन इसका जो है हम आगे जा करके जो डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उस पर डाटा को एनालाइज करते हैं, राइट, जिससे कि हम कम समय को या वेस्टेज समय को निकाल सकें। पीएमटीएस जो होता है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, ये पूर्ण निर्धारित गति समय तंत्र, इट इज डिफाइंड एज वर्क मेजरमेंट टेक्निक बाय विच नॉर्मल और बेसिक टाइम्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ह्यूमन मोशन। पीएमटीएस को एक कार्य मापन की तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा मानव गतियों के सामान्य या मूल समय को स्थापित किया जाता है। These time values are used to calculate a time for job at a definite level of performance. इन समयों के मानों का उपयोग हम एक निश्चित स्तर पर कार्य निष्पादन के समय की गणना करने में करते हैं। It involves thinking or observing through a job, record job elements, recording pre-established motion units and calculating performance statement. इसमें कार्य के संबंध में सोचना या प्रेक्षण करने में कार्य तत्व की रिकॉर्डिंग, पूर्व निर्धारित गति इकाइयों की रिकॉर्डिंग और निष्पादन मानक की गणना करने में किया जाता है। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मोशन स्टडी। ये गति अध्ययन जो अभी हमने पढ़ा था इसमें कोई घड़ी वगैरह नहीं थी, उसमें ये सुधार है। इट मेक टू सेट अ मेजर ऑफ टाइम सीरीज ऑफ मोशन आउट टू टेक, यानी ये उससे भी बड़ा काम हो गया। अभी हमने टाइम स्टडी का देखा, पर्टिकुलर एलिमेंट था, सिंथेसिस में हमने पूरा वर्क ले लिया, यहाँ पर जाकर के हम एक बड़े वर्क को ले रहे हैं, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, यानी इसमें हमको आंकड़े सीधे मिल रहे हैं। तो पीएमटीएस की टेक्निक्स के जो नाम है वो वर्क फैक्टर सिस्टम है, कार्य कारक तंत्र, एमटीएम है मेथड टाइम मेजरमेंट या विधि समय मापन, डीएमटी है डायमेंशनल मोशन टाइम या बिमाई गति समय है, एमटीए है मोशन टाइम एनालिसिस या गति समय विश्लेषण है, और बीएमटीएस है बेसिक मोशन टाइम स्टडी या मूल समय गति अध्ययन। तो पीएमटीएस की भी ये 5 टेक्निक्स है। इसके आगे डिटेल में अपने को शॉर्ट नोट ही आता है, तो उसमें अपन यदि पीएमटीएस के बारे में इतना लिख दें और इसके बाद ये इसकी टेक्निक्स लिख दें, इनके फुल फॉर्म लिख दें तो ये पर्याप्त होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, विश्लेषणात्मक आकलन। एनालिटिकल मतलब, आप एनालिटिकल मतलब समझते क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सवाल जैसा हल करो, इसमें घड़ी की नहीं होगी, इसमें अपन घड़ी का यूज नहीं करेंगे। तो अब जो हमने एनालिटिकल एस्टिमेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम वैल्यूज फॉर जॉब हैविंग लॉन्ग एंड नॉन रिपीटेटिव ऑपरेशन, जो लंबे हो और रिपीट नहीं होते हो, है ना। विश्लेषणात्मक आकलन का उपयोग एक लंबे और बिना पुनरावृत्ति वाले कार्य के लिए समय के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। टाइम वैल्यू डिटरमाइंड बाय यूजिंग एलिमेंट सिंथेटिक डेटा, जो आपने देखा था ना सिंथेसिस मेथड से जो डेटा मिले थे उनको हम लेंगे और सीरीज को लिख लेंगे पहले क्या क्या काम हो रहा है, फिर वो सिंथेसिस डाटा को हम लेंगे कितना कितना समय लगा, क्योंकि वो तो हमने 75 बार नोट किया, हर एक को थोड़ी 75 बार नोट करेंगे, उन डाटा को लेंगे और इकट्ठा करके जोड़ देंगे। अब इसमें जो आकलन करने वाला है या प्राकलन करता एलिमिनेटर एस्टिमेटर है, इट शुड हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ एस्टिमेटिंग, क्योंकि इसमें अलाउंस वगैरह मतलब वो सब करेगा, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा। तो प्राकलनकर्ता को आकलन, गति अध्ययन, समय अध्ययन एवं मानक आंकड़ों का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। यानी बोला जाए तो इसमें कहीं कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, आप टेबल पर बैठे हैं, आपके पास सिंथेसिस डाटा है, आपने एक प्रोसेस को, एलिमेंट को तोड़ लिया छोटे छोटे, उनकी आपने टाइम ले लिए, जैसे हम डिजाइन डाटा बुक से डेटा लेते हैं, उन डाटा को ले लिया और उसको उठा करके जोड़ दिया और ये बताया कि इस कार्य को करने में इतना समय लगेगा, यानी कि कार्य शुरू होने के पहले ही आपने बता दिया कि इसमें इतना समय लगता है। जैसे आज हम बोलते हैं कि 4 लोगों में ताश के पत्ते 52 को बांटा जाए, हर एक को 13-13, तो उसमें 30 सेकंड का समय लगता है। ये एनालिटिकल एस्टिमेट से आया है। आइए आगे चलते हैं। वर्क सैम्पलिंग या कार्य प्रतिचयन, ये इसमें आपने एसक्यूसी में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग पढ़ी होगी, तो ये प्रतिचयन मतलब हमको लॉट को रिजेक्ट एक्सेप्ट आपने वहाँ पर पढ़ा है।
यहाँ पर इसको हम बिना स्टॉप वॉच के करते हैं। आपने देखा है एक्सेप्टेंस असेंबली में क्या करते हैं हम, 4-5 मतलब एक लाट लिया, उसमें से हम वो टेबल का यूज़ करके सैंपल्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे उन पूरे लाट को या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो वर्क सैम्पलिंग में भी क्या होता है कि वर्क सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट विदाउट यूजिंग स्टॉप वॉच मेजरमेंट। तो कार्य प्रति चयन का उपयोग जो है, इसमें स्टॉप वॉच का उपयोग ही नहीं करते हैं और कार्य नाप लेते हैं। पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज टू एस्टिमेट एट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स टाइम इज डिवोटेड टू वर्क एक्टिविटीज। वर्कर 8 घंटे है लेकिन वो एक्चुअल में काम में कितने घंटे दे रहा है, ये इसका उद्देश्य है, इसका करना। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं रैंडम, जो आपने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में देखा, जिसमें कि हम जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो हम रैंडमली, जैसे अब मैं इसको यहाँ पर देखूँ कि वर्क सैम्पलिंग जो हम ले रहे हैं, वर्कर को नहीं बताएंगे कि हम कब आएंगे और हम जाकर के उसका टाइम नोट करेंगे, तो ये अनबायस मिलेगा, तो ये रैंडम कहलाएगा। ऑब्जर्वेशंस आर रैंडमली। एक होता है सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, जैसे ऑयल चेक करना हो मशीन का, तो वो हमको जो है वो हमें रेगुलर इंटरवल पर जा करके देखना पड़ता है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकृत। ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड इनटू लेयर्स। कोई बड़ा कार्य है तो उसमें हम उसको क्या करेंगे कि पहले एक लेयर में ये काम होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, और टोटल हम कर देंगे, तो वो स्ट्रेटिफाइड कहलाता है, स्तरीकृत। क्लस्टर, जैसे हम पॉपुलेशन, देखो आप पॉपुलेशन जो इंडिया की रहती है, उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लस्टर्स यानी कि एक छोटा सा मोहल्ला दे देते हैं, फिर इसके बाद उससे गांव बनता है, फिर उसके बाद शहर बनता है, फिर उसके बाद पूरे देश की जनसंख्या, तो यहाँ पर क्लस्टर्स हो जाते हैं, समूह बन जाते हैं। और टू स्टेज सैम्पलिंग आपने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की हुई है। तो इस प्रकार वर्क सैम्पलिंग भी वर्क मेजरमेंट का एक तरीका है। इसका एग्जाम्पल है कि आप, यदि आपने किसी को काम दिया है और उसने आपको सैंपल बनाया है, तो उस लाट को एक्सेप्ट रेट करना, यानी क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, वर्क को मेजर कर रहे हैं बिना किसी घड़ी की मदद के, केवल काउंटिंग पर, और उसको देख करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये हमारा वर्क सैम्पलिंग था। अब वर्क सैम्पलिंग में आपने देखा स्टेटिस्टिक्स यूज होती है, तो इसका बेस क्या होता है, हमें सैंपल कितने लेना है। पहले वाले केस में क्या था कि रीडिंग कितनी लेना है, अब यहाँ पर हम सैंपल कैसे लें। तो इसके लिए अगेन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर चलें, तो n इक्वल्स टू 4p ब्रैकेट में 100 माइनस पी अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पर n है नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड, कितने हमें लेना है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क ऑकरेंस, कार्य घटित होने का प्रतिशत क्या है, और l है हमारा स्टॉप वॉच रीडिंग फॉर एवरी साइकिल, परिशुद्धता की सीमा। तो इस पे l पे बात करें, तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या स्टडी सोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वर्क इज 60%, तो p का मान कितना होगा 60%। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या निकालना है, n। एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ये फार्मूला 95% के लिए ये वाला लगेगा, विथ प्लस माइनस 2% एक्यूरेसी, तो l का मान क्या हो गया 2। तो आप यहाँ रख दें 4 इंटू पी यानी 60, 100 माइनस पी इंटू 60 अपॉन एल यानी 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 2400 आपको उसमें सैंपल्स लेना होंगे। तो ये हमारा है वर्क सैम्पलिंग का स्टैटिस्टिकल बेस। अंत में हम इस क्लास का करेंगे कि जिसमें हम ये पता करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। जब भी हमको कंपेयर करना हो एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स व्हेन अदर कंडीशंस आर बीइंग इक्वल, जैसे कि 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों को सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम बुक है, सब कुछ है, और उनके बीच में एफिशिएंसी कैसे होती है, थ्योरी एग्जाम के माध्यम से या उनके रिजल्ट से, सारी कंडीशन सेम है। इसी प्रकार से यदि किसी कार्य करने की कई विधियां हैं, तो उनमें जो कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट है ये पता करना हो, तो उसके लिए हम वर्क मेजरमेंट करेंगे। टू बैलेंस द वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ टीम्स इन एसोसिएशन विद द मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, हमने मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट पढ़े हैं, बहुविध गतिविधि आरोह के सहयोग से समूहों के सदस्यों के कार्य के संतुलन में क्या हर एक वर्कर को एक समान कार्य मिल सके। या टू डिटरमिन इन एसोसिएशन विद मैन एंड मशीन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट द नंबर ऑफ मशीन्स एंड वर्कर कैन रन, तो एक व्यक्ति कितनी मशीनें चला सकता है, कार्य कर सकता है, उसके लिए मेन मशीन आरेखों के ज्ञात करने में। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्क मेजरमेंट या कार्य मापन के अनुप्रयोग हैं। तो आज की क्लास में हमने वर्क मेजरमेंट या कार्य मापन के बारे में जाना, उसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य देखे, उसके 4 भाग देखे, उसकी 5 ये वाली तकनीकें देखी, जिसमें टाइम स्टडी, सिंथेसिस, PMTS, एनालिटिकल एस्टीमेट और वर्क सैम्पलिंग, और लास्ट में हमने उसके अनुप्रयोग देखे। तो इस प्रकार आप इनके लिए अब आसानी से असाइनमेंट कर सकते हैं
कि कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य और अनुप्रयोगों को भी लिख सकते हैं। उद्देश्य सेकंड स्लाइड थी, अनुप्रयोग लास्ट स्लाइड थी। एनलिस्ट वर्क मेजरमेंट टेक्निक, कार्य मापन की तकनीक को सूचीबद्ध, केवल नंबर लिखना, 1 2 3 4 5। तो कितनी है आपने भी देखा 5 है। टाइम स्टडी को आपको बताना है कि टाइम स्टडी में क्या करते हैं, उसमें मेजरिंग करते हैं, 6 उसके स्टेप्स लिखना है, 7 स्टेप्स लिखना है। फिर हाउ स्टैंड टाइम इज कैलकुलेटेड, स्टैंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पहले एवरेज, ऑब्जर्व टाइम, फिर नॉर्मल टाइम, फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। पीएमटीएस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और उसकी टेक्निक्स के नाम लिखना है, और विंक और टीएमयू को मिनट में बदलना है। तो एक विंक बराबर, सॉरी, एक विंक बराबर 2000 मिनट और एक टीएमयू बराबर 1,00,000 आवर्स। तो इन दोनों को आप मिनट में बदल दें तो विंक आ जाएगा 0.00006 मिनट और ये आ जाएगा 0.005 मिनट। तो इस प्रकार से हमारे आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है वो आप इन बुक्स से देख सकते हैं। यहाँ पर बुक्स के सारे नाम लिखे हैं, हिंदी में भी हैं, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। So this is all about our today's chapter, that was work measurement. Thank you very much.